viewers, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बुक का एक टॉपिक जो कि फ्यूल्स के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है उनको डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि फ्यूल कौन थे। फ्यूल को हम फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी कहते हैं, साथ ही इन्हें कहते हैं फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी दी थी, इसलिए इन्हें बोलते हैं फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। लर्नर्स मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं कि फादर ऑफ मैनेजमेंट और फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। तो फादर ऑफ मैनेजमेंट दिया है पीटर एफ ड्रकर ने और फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट दिया है हेनरी फ्योल। राइट, हेनरी फ्योल ने 1916 में एक बुक लिखी थी जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। उसमें इन्होंने ये 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे। ये ऑर्गेनाइजेशन में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट से लेकर सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की रैंक तक पहुंचे थे। तो उस दौरान इन्होंने जो कुछ भी फील करा, एक्सपीरियंस करा, उसके बेसिस पर ये प्रिंसिपल्स लिखे हैं। ये प्रिंसिपल्स एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर को गाइड करते हैं कि अगर कोई मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस चाहता है तो उन्हें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए। अब हम नेक्स्ट स्लाइड समझते हैं। यहाँ पर 14 प्रिंसिपल्स के नेम रिकॉल करने में लर्नर्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, उसके लिए यहाँ पर मैं ट्रिक लेकर आई हूँ। बेटे ने कहा अपने डैड से, डैड यू सी यूएसएसआर। डैड ने कहा ओ आई सी। तो यहाँ पर डी फॉर डिवीजन ऑफ वर्क एंड ए फॉर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट डी फॉर इज डिसिप्लिन, यू फॉर यूनिटी ऑफ कमांड and C for centralization and decentralization. U stands for unity of direction. S stands for scalar chain. S for stability of tenure of personnel and R for remuneration. O stands for order. I for initiative. S for subordination of individual interest over journal interest. E for equity and next E for aspirate day jobs. अब हम इन सारे प्रिंसिपल्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। डिवीजन ऑफ लेबर, इस प्रिंसिपल में हम टोटल वर्क को पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और हर एक पार्ट को उस पर्सन को असाइन करते हैं, या हम कह सकते हैं उस एम्प्लॉय को असाइन करते हैं जो उस काम में स्पेशलाइज्ड होता है। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि जो पर्सन उसमें स्पेशलाइज्ड है वो काम करेगा तो हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, साथ ही उस पर्सन की स्किल और एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है। राइट, इससे क्या होता है, वेस्टेज भी कम होती है और ऐसा नहीं होगा कि कोई पर्सन काम नहीं करेगा। जब एक पर्सन को कोई काम असाइन किया जाएगा तो अकाउंटेबल भी वही होगा, तो वो डेफिनेटली उस काम को करेगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कि नाम से समझ आ रहा है कि आपको क्या करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जब भी आप असाइन करोगे तो उसे उतनी अथॉरिटी भी देनी है। ठीक है, क्योंकि विदाउट अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नथिंग। मैनेजर्स मस्ट हैव द अथॉरिटी टू गिव ऑर्डर्स बट दे मस्ट आल्सो कीप इन माइंड दैट विद अथॉरिटी कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, जब भी आप किसी को अथॉरिटी देते हो तो वो आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपनी मेड को बोला कि आपको अलमीरा को क्लीन करना है, सारी अथॉरिटी क्या दी कि तभी करना जब कोई पर्सन अवेलेबल होगा वहां पर। ठीक है, तो तभी क्या हो पाएगा, वो काम सक्सेसफुली हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन जैसे कि आप सभी समझते हैं क्या होता है, जो आप फॉलो करते हैं, क्योंकि दो तरह के डिसिप्लिन होते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन और एक होता है इम्पोज्ड डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन जो आप अपने ऊपर अप्लाई करते हो कि आपको
इस तरीके से सुबह उठना है, ऐसे रहना है, ठीक है, इस तरीके से काम करना है, तो वो होता है सेल्फ डिसिप्लिन। एक होता है इम्पोज डिसिप्लिन, जो आपको ऊपर कोई थोपता है। ऑर्गेनाइजेशन में आपके ऊपर डिसिप्लिन थोपा जाता है, आपको बताया जाता है कि अगर आपको यहाँ पर जॉब करनी है तो ये हमारे रूल रेगुलेशन है, कस्टम्स है जो आपको फॉलो करने होंगे, राइट। नेक्स्ट प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड कहता है कि एक टाइम पर एक पर्सन को कमांड देने वाला एक ही बॉस होना चाहिए। अगर एक टाइम पर एक से ज्यादा बॉस होंगे, एक पर्सन को कमांड देंगे, तो क्या होगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी, और हो सकता है उनके बीच में लड़ाइयां भी हो जाए, कंफ्लिक्ट अराइज हो जाए। तो इनसे बचने के लिए आपको क्या करना है, एक पर्सन को एक टाइम पर एक ही बॉस कमांड दे तो वो बेटर रहता है। नेक्स्ट है हमारा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि हम सारी पावर्स को अपने ही हाथ में रखते हैं, ठीक है। ये मोस्टली वहां पर होता है जब ऑर्गेनाइजेशन का साइज छोटा होता है, आप जितनी भी इंपॉर्टेंट लेस इंपॉर्टेंट पावर है अपने ही हाथ में रखते हो, ठीक है। अब हम समझते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, पावर्स को एक पर्सन अपने हाथ में ना रखे बल्कि उनको आगे असाइन कर देता है, ठीक है, आगे पावर्स को दे देता है। जिससे क्या होता है, इंपॉर्टेंट पावर्स अपने पास रखता है और लेस इंपॉर्टेंट आगे दे देता है। ये मोस्टली वहां पर होता है जहां पर ऑर्गेनाइजेशन का साइज बड़ा होता है। जब भी हम डिसेंट्रलाइजेशन वर्ड सुनते हैं तो एक और वर्ड माइंड में आता है डेलीगेशन। तो इन दोनों में डिफरेंस होता है। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, पावर्स को हम बांटते हैं, पावर्स को आगे देते हैं, लेकिन डेलीगेशन में क्या होता है, वर्क असाइन होता है, ठीक है। तो एक कंफ्यूजन अराइज होती है कि डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन क्या दोनों जरूरी है? नहीं, देखो, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, जरूरी नहीं है हर ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन डेलीगेशन क्या होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है। क्योंकि क्या होता है, एक पर्सन सारे काम नहीं कर सकता, उसे काम कराने के लिए आगे किसी और पर्सन को तो काम देना ही पड़ेगा ना। तो इस तरीके से अब समझते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है टीम्स विद द सेम ऑब्जेक्टिव should be working under the direction of one manager using one plan. This will ensure that action is properly coordinated. Unity of direction कहता है कि एक मैनेजर हो और एक प्लान हो, आपको क्या करना है, एक प्लान को फॉलो करना। टीम जिनका ऑब्जेक्टिव सेम होगा और वो एक ही प्लान के अंदर काम करेंगे, ठीक है, जिससे कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, कंफ्लिक्ट अराइज ना हो। नेक्स्ट है स्केलर चेन। जैसे कि समझ आ रहा है, चेन आपको एक सीक्वेंस में स्टैंडर्ड को फॉलो करना है। ये कहता है कि जब भी आपको ऑर्गेनाइजेशन में कोई बात कहनी है तो आप किसे कहोगे, अपने जो नियरेस्ट आपका सुपरवाइजर है, ठीक है, उसको कहोगे। आप डायरेक्ट सीईओ के पास या एग्जीक्यूटिव के पास नहीं जा सकते, ठीक है, आप हायर अथॉरिटी के पास नहीं जा सकते, बल्कि आप किसको कहोगे, अपने नियरेस्ट सुपरवाइजर को कहोगे, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, आप कॉलेज में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप किससे कहोगे, अपने टीचर को कहोगे, ठीक है। अगर टीचर नहीं सुनता तो उसके बाद आप एचओडी के पास जा सकते हो, लेकिन ऐसा तो नहीं है आप डायरेक्टली प्रिंसिपल के पास या वाइस चांसलर के पास चले गए, ठीक है। इसके अंदर ही एक और आता है गैंग प्लान। गैंग प्लान हम मोस्टली फॉलो नहीं करते, ये वहीं पर फॉलो करना पड़ता है जब इमरजेंसी होती है। और इमरजेंसी में आपको क्या करना है, अपने सेम लेवल के एम्प्लॉय से ही आपको कोई बात कहनी है, तो आप क्या फॉलो करते हो, गैंग प्लान। उसमें आपको क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में एक के बाद एक सीक्वेंस में बात कहने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। ये प्रिंसिपल कहता है कि एम्प्लॉयज को क्या होना चाहिए, जॉब सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, ठीक है, जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एम्प्लॉयज को शॉर्ट पीरियड में अपनी ऑर्गेनाइजेशन से निकाल देते हो, ठीक है। उनके माइंड में अनसिक्योरिटी की फीलिंग नहीं आनी चाहिए। आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज का टर्नओवर रेट है वो कम होना चाहिए, ठीक है। जब आप क्या करोगे, अपने एम्प्लॉयज को फील कराओगे कि आपकी जॉब सिक्योर है, तो उनका क्या होता है, मोरल इंक्रीज होता है, वो मोटिवेटेड होता है। और जब एक मोटिवेटेड पर्सन काम करता है तो उससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो अल्टीमेटली फायदा किसको होगा, ऑर्गेनाइजेशन को होगा, राइट। नेक्स्ट प्रिंसिपल समझते हैं रेमनरेशन।
रेमुनरेशन मीन्स फेयर रेमुनरेशन, ठीक है। आप जितना भी काम कर रहे हो उसके बदले में आपको एडिक्वेट अमाउंट मिले, फेयर रेमुनरेशन मिले। ऐसा ना हो कि आपसे काम ज्यादा कराया जा रहा है और उसके बदले में आपको रेमुनरेशन कम पे किया जा रहा है। तो इससे क्या होता है, मोराल हमारा डाउन होता है। तो मोराल डाउन होगा तो कोई भी पर्सन अपनी पूरी एफिशिएंसी से काम नहीं करेगा, प्रोडक्टिविटी बिल्कुल डाउन जाएगी उस केस में। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, जितना काम उसके बराबर उतना ही फेयर रेमुनरेशन भी देना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल है ऑर्डर। ऑर्डर कहता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में सारी चीजें ऑर्डर में होनी चाहिए, एक सीक्वेंस में होनी चाहिए। जिस भी चीज का जहां पर प्लेस है वो वहीं पर होनी चाहिए, ठीक है। प्लेस किसका हो सकता है, एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय को जहां पे प्लेस किया गया वो वहीं पर हो। साथ ही हो सकता है मटेरियल और थिंग्स का, जो भी थिंग्स हैं, वस्तुएं हैं, उनकी जो जगह है वो वहीं पर हो, तो इसे हम बोलते हैं ऑर्डर। एक होता है प्रिंसिपल इनिशिएटिव। इनिशिएटिव प्रिंसिपल कहता है पहल, पहल करना मतलब किसी भी अच्छे काम के लिए आगे आना। आपको एम्प्लॉयज को क्या देना चाहिए, इतनी फ्रीडम, इतनी आजादी जरूर देनी चाहिए कि वो पहल कर सके, किसी भी अच्छे काम को करने के लिए खुद आगे आए, ठीक है। देखो, अगर आपने उनको कोई आजादी नहीं दी पहल करने के लिए, कोई काम करने के लिए, तो कितना भी ग्रेट आइडिया उनके माइंड में होगा तो वो आपके साथ डिस्कस नहीं करेंगे, राइट। तो इसलिए अगर लेवल ऑफ फ्रीडम रहेगी, वो इनिशिएटिव लेंगे, ग्रेट माइंड में ग्रेट आइडियाज आएंगे, उससे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी, ठीक है। अगर आपने लेवल ऑफ फ्रीडम नहीं दी होगी तो उन्हें क्या लगेगा कि अगर मैंने इनिशिएटिव लिया तो इनको बुरा लग जाएगा और हो सकता है वो मुझे ऑर्गेनाइजेशन से निकाल भी दे। इसलिए लेवल ऑफ फ्रीडम होनी एम्प्लॉयज के लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जर्नल इंटरेस्ट। ये प्रिंसिपल कहता है कि एम्प्लॉय जब भी कोई काम करता है, अगर उस काम से उसको फायदा हो रहा है लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो रहा है तो उसे ऐसा काम नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, किसी एम्प्लॉय को कहा गया कि आप इस मटेरियल के लिए कोटेशंस मंगा लो, और वो मटेरियल आउटसाइड किसी पार्टी से हमें मिल रहा था 10,000 का, और साथ ही उसी एम्प्लॉय का कोई रिलेटिव उसे सेल कर रहा था 8,000 का, राइट। तो उसने क्या करा, उसको आउटसाइड पार्टी से मंगा लिया, ठीक है। उसने सोचा कि अपने रिलेटिव को क्यों नुकसान पहुंचाऊं, या फिर हम इसके उल्टा ले सकते कि रिलेटिव महंगा दे रहा था और आउटसाइड पार्टी हमें सस्ता दे रही थी, और मैंने अपने रिलेटिव को फायदा दिलवाने के लिए रिलेटिव से महंगा वाला मंगा लिया, ठीक है। तो ये क्या है, ये गलत चीज है। आपको ऑर्गेनाइजेशन का फायदा देखना है, जहां से ऑर्गेनाइजेशन को सस्ता रॉ मटेरियल मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, आपको वहां से मंगाना चाहिए, ठीक है। कंफ्यूजन क्लियर हो गई। अब समझते हैं इक्विटी प्रिंसिपल को। इक्विटी और एक वर्ड आता है इक्वालिटी। इक्वालिटी कहती है सबको बराबर दे दो, ठीक है, कि हर एक एम्प्लॉय को इक्वल मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये प्रिंसिपल कहता है सबको इक्वल नहीं मिलना चाहिए, बल्कि इक्विटी मिलनी चाहिए। इक्विटी मीन्स कि जो जितना डिजर्व करता है उसे उतना मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमारी सोसाइटी में जो रिजर्वेशन का सिस्टम है वो इक्विटी को फॉलो करता है। वो क्या कहता है कि जो SC ST OBC हैं, वो लोअर क्लास के हैं, ठीक है, उनकी इनकम कम है, तो उन्हें हमें रिजर्वेशन देना चाहिए जॉब में, ठीक है। और जो जनरल कैटेगरी के हैं, हाई इनकम क्लास है, उन्हें हमें रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए। तो वो क्या कर रहे हैं कि जो जितना डिजर्व कर रहा है उसको उतना दे रहे हैं, ठीक है। हमें क्या लाना है, दोनों को इक्वल लाना है, तो उसके लिए हम जो जितना डिजर्व करते हैं उतना देते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है एस्पिरेट दे क्रॉप्स। ये एक फ्रेंच वर्ड है, ठीक है। ये कहते हैं कि टीम स्पिरिट, यूनिटी। आपको कैसे काम करना है, टीम में काम करना है। आपको कभी भी अकेला नहीं बल्कि टीम में काम करके चलना है, क्योंकि जब भी एक और एक मिलते हैं तो क्या बनते हैं, दो नहीं बनते, 11 बनते हैं, ठीक है। साइनर्जिज्म होता है, ठीक है, कि एक जना भार नहीं फोड़ सकता, ये यहाँ पर हम लेकर चलते हैं। और टीम में काम करेंगे, मिलकर काम करेंगे तो बेटर होगा एक इंडिविजुअल के कंट्रीब्यूशन के मुकाबले। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे 14 प्रिंसिपल्स खत्म होते हैं।
आई होप आपको ये प्रिंसिपल समझ आए होंगे। अगर कोई कंफ्यूजन है या डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू। टेक केयर।